Hello everybody, welcome to our YouTube channel. So basically in this video I'm going to discuss about the topic chapter 6 biodiversity and values and services. So basically जो है ना हमने जो आपका जो बुक था BEVAE 181 जिसका था सब्जेक्ट कोड और एनवायरमेंटल स्टडी सब्जेक्ट नेम। सो इसका हमने जो है ना पूरा बुक रिवीजन हमने स्टार्ट किया था जिसका हमने पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कर लिया है। अब हम पार्ट 4 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था, चैप्टर 1। पार्ट 2 में हमने चैप्टर 2 एंड 3 डिस्कस किया एंड पार्ट 3 में चैप्टर 4 एंड 5 डिस्कस किए थे एंड पार्ट 4 में हम चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे। सो चलिए बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर 6 पर। सो यस, अब जो है ना इसमें हम बायोडाइवर्सिटी के जो वैल्यूज़ है, जो महत्व है और इनकी सर्विसेज क्या क्या है वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली सी बात है, हमें चैप्टर का मतलब भी पता होना चाहिए कि इसका मतलब है क्या, इसे हम सीखेंगे क्या। सबसे पहला चीज़ है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो समझो, द ब्यूटीफुल वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी इज़ क्रिएटेड बाय जॉइनिंग टू डिफरेंट वर्ड्स। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल, मीनिंग बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, लाइफ। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वैरायटी, यानी लाइफ के वैरायटी। इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द फेमस साइंटिस्ट एडवर्ड ओ विल्सन। सिंपली पुट, बायोडाइवर्सिटी मीन्स the immense mind boggling variety and variety of all life forms found on the planet earth. सो बेसिकली अभी तक इसमें यही कहा गया है कि जो है ना बायोडाइवर्सिटी सब जो है ना, बायोडाइवर्सिटी के दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़कर बना हुआ है। सबसे पहले बायोलॉजिकल, मतलब जिसका मतलब है लाइफ, यानी जिसका कोई जीवन है, कोई लाइफ है, राइट। और डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, जिसका मतलब है वैरायटी, जो वैरायटी कहते हैं ना, या विविधता कितना है, इसका मतलब ये है। सो इस वर्ड को जो है ना फेमस साइंटिस्ट एडवर्ड ओ विल्सन ने पॉपुलर किए बनाया था। तो सिंपली शब्दों में अगर कहें, जो प्लेनेट अर्थ पर जो मिलने वाली हर तरह की लाइफ, यानी जो भी फॉर्म्स की जो इमेंस और माइंड बॉगलिंग वैरायटी जो है, वो सब क्या है, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं उन्हें। सो आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। नाउ, व्हेन ऑर्डिनरी पीपल हियर द वर्ड बायोडाइवर्सिटी, they usually only think of famous large animals like roaring lions, giant elephants, and leaping deer. However, true biodiversity is much bigger than that. It includes every single living entity, from the invisible microscopic bacteria floating in a drop of water to the incredibly coloring butterflies in a garden, to the terrifying deep sea sharks and the towering thousand-year-old redwood trees in the forest. This massive variety is exactly what makes the earth so unique, stable, and perfectly capable of supporting human life. Now, इसका मतलब समझो क्या होता है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर रियल लाइफ स्कोप की अगर बात करें, यानी ये कितना बड़ा है। जब आम लोग जो है बायोडाइवर्सिटी वर्ड सुनते हैं, तो वो सिर्फ जो है ना फेमस और बड़े जानवरों जैसे जो रोअरिंग लायंस होते हैं, जाइंट एलिफेंट्स होते हैं, लीपिंग डियर होते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं बायोडाइवर्सिटी के नाम पे। लेकिन असली जो है बायोडाइवर्सिटी इसे कहीं ज़्यादा बड़ा है, बायोडाइवर्सिटी इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। एंड और इसकी अगर मैं बात करूँ, तो इसमें जो है ना हर एक सिंगल एंटिटी शामिल है, यानी एक पानी की बूंद में तैरने वाले जो इनविजिबल माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर जो है ना, यानी छोटे से छोटे लेवल के बैक्टीरिया भी, उन बैक्टीरिया से लेकर जो गार्डन की जो खूबसूरत बटरफ्लाइज हो गई, डरावनी डीप सी शार्क्स हो गए, और जंगल के जो हज़ारों साल पुराने जो टावरिंग रेडवुड ट्रीज तक हैं, ये सब जो है ना इसका हिस्सा है। ये मैसिव वैरायटी ही अर्थ को जो है ना इतना यूनिक, स्टेबल और ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करने के काबिल बनाती है। स्टेबल एंड परफेक्टली कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग ह्यूमन लाइफ। नाउ, द थ्री लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल्स हम डिस्कस करेंगे अब। टू स्टडी दिस वास्ट वैरायटी प्रॉपरली,
Scientists and ecologists classify biodiversity into three distinct, highly detailed levels. यानी इस इतनी बड़ी वैरायटी को जो है ना ठीक से पढ़ने के लिए साइंटिस्ट और इकोलॉजिस्ट ने जो है ना बायोडाइवर्सिटी को तीन डिस्टिंक्ट यानी अलग और हाईली डिटेल्ड लेवल्स में क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला अपना क्लासिफिकेशन में आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो ये क्या होता है पहले रीड करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट बेसिक लेवल। इट रेफर्स टू द subtle biological variations of genes within the exact same species. For example, all human beings belongs to the exact same species, Homo sapiens. Yet we all look completely different. We have different heights, different eye colors, and different hair types. This happens purely because of genetic diversity. Similarly, in India, farmers grow over 1,000 genetically different varieties of mangoes, and over 50,000 varieties of rice. Genetic diversity makes species strong and helps them fight off deadly disease. Now, what's the meaning of this? Let's discuss. ये जो है ना सबसे बेसिक लेवल है, यानी ये एक ही एग्जैक्ट स्पीसीज बोले तो प्रजाति के अंदर जीन्स की बायोलॉजिकल वेरिएशंस को जो है ना इन सब के बदलाव को कहते हैं। नाउ इनके अगर हम एग्जांपल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल्स में दिया गया है कि जो दुनिया के जो सारे इंसान जो है ना एक ही स्पीसीज बोले तो होमोसेपियंस, जो होमोसेपियंस जो है होम्योसेपियंस के हैं, फिर भी हम सब बिल्कुल अलग दिखते हैं। हमारी हाइट अलग है, आई कलर अलग है और हेयर टाइप अलग है। ये सिर्फ जो है ना जेनेटिक डाइवर्सिटी के ही वजह से होता है। इंडिया में जो फार्मर्स जो हैं वो 1,000 से ज़्यादा अलग अलग जेनेटिकली डिफरेंट वैरायटी के आम रहते हैं वो करते हैं, और 50,000 वैरायटी के जो अपने जो चावल जो होते हैं वो चावल उगाते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है ना स्पीसीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाती है और उन्हें डेडली डिजीज़ से जो है लड़ने में मदद करती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी मेक्स स्पीसीज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प्स देम फाइट ऑफ डेडली डिजीजेस। नाउ स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है? दिस इज़ द level most people understand easily. It refers to the sheer variety and total number of different species existing together in a specific region or habitat. For example, if you walk into a rich, healthy jungle, you will not just see one type of animal. You will see monkeys, tigers, peacocks, snakes, and thousands of different types of trees. A tropical rainforest has extremely high species diversity, while a dry, sandy desert has very low species diversity. Now, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है अब ये समझो। बेसिकली जो है ना ये लेवल लोगों को जो है ना सबसे आसानी से समझ आता है, यानी ये किसी एक स्पेसिफिक रीजन या हैबिटेट यानी घर में एक साथ मिलने वाली जो है ना अलग अलग स्पीसीज़ की टोटल नंबर और वैरायटी को कहते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, अगर आप जो है ना एक रिच हेल्दी जंगल में जाएंगे तो आपको सिर्फ एक तरह के जानवर नहीं दिखेगा। आपको मंकीस हो गए, टाइगर्स हो गए, पीकॉक्स हो गए, स्नेक्स हो गए और हज़ारों अलग अलग तरीके के जो है ना पेड़ दिखेंगे। एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है ना एक्सट्रीमली हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, जबकि एक ड्राई सैंडी डेजर्ट में वेरी लो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है। नाउ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है? पहले रीड कर लेते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट स्केल ऑफ डाइवर्सिटी. It refers to the variety of completely different natural habitats, landscapes, and ecological systems present on Earth. The Earth is incredibly diverse and beautiful, featuring freezing white tundras, burning yellow deserts, deep blue oceans, lush green grasslands, and dense tropical rainforests. Each ecosystem supports its own unique set of specially adapted plants and animals. Now, what's the meaning of this? Let's discuss. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है ना
ये डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा स्केल बोले तो पैमाना है। यानी ये अर्थ पर जो है ना मौजूद जो है कंप्लीटली अलग अलग जो नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, लैंडस्केप्स होते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम्स की वैरायटी को कहते हैं। यानी जो है ना अर्थ जो है ना इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल और डाइवर्स है, जिसमें फ्रीजिंग वाइट टुंड्रास और बर्निंग येलो डेजर्ट्स, जो डीप ब्लू ओशंस होते हैं, और हरी भरी जो ग्रासलैंड्स होती हैं, और डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो मौजूद होते हैं। सो हर इकोसिस्टम में जो है ना अपने यूनिक और स्पेशली अडेप्टेड प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट करता है। नाउ थर्ड, द ट्रेमेंडस वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी की अहमियत को अब हमें बताना है। Why should a student or a busy city worker care if an unknown species of tiny frog or wild grass goes permanently extinct? The answer is that biodiversity has tremendous undeniable value for human survival, medicine, and economics. We can divide the value of biodiversity into five distinct categories. तो समझो इसका मतलब बेसिकली, जो ट्रेमेंडस वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब जो बायोडाइवर्सिटी की अहमियत जो है ना अब हमें वो समझना है। सो बेसिकली जो है ना या तो एक स्टूडेंट हो गया या कोई बिजी सिटी वर्कर हो गया, राइट। सो उन्हें जो है ना इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए कि कोई छोटा मेंढक यानी फ्रॉग हो गया, या वाइल्ड घास हमेशा जो है ना हमेशा के लिए एक्सटेंट यानी ख़त्म हो रही है। सो जवाब ये है कि बायोडाइवर्सिटी की ह्यूमन सर्वाइवल, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स के लिए बहुत बड़ी है और अनडिनाएबल वैल्यू है। सो इसे 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो सबसे पहला कैटेगरी हम पढ़ेंगे कंजप्टिव यूज़ वैल्यू। सो कंजप्टिव यूज़ वैल्यू, this refers to the natural products that local rural people and tribal communities collect directly from the wild and consume immediately for their daily survival without passing them through a modern commercial market. एक्सेलेंट एग्जाम्पल्स इंक्लूड, चलो पहले तो हम पढ़ते हैं इसका मतलब क्या होता है। ये जो है ना ये उन नेचुरल प्रोडक्ट्स को कहते हैं जो बेसिकली जो है जो लोकल गांव वाले या ट्राइबल कम्युनिटीज सीधा जो है ना जंगल से कलेक्ट करते हैं और अपने डेली सर्वाइवल के लिए तुरंत कंज्यूम यानी यूज़ कर लेते हैं। सो बिना उन्हें जो है ना किसी मॉडर्न कमर्शियल मार्केट में बेचे, यानी वो खुद ही यूज़ करते हैं बिना बेचे। Examples include poor villagers going into the forest to collect dry firewood to cook their meals, catching wild fish in the local river for dinner, or picking traditional wild medicinal herbs to cure a simple fever. यानी इसका मतलब ये है कि जैसे जो गरीब गांव वालों का जो है ना खाना बनाने के लिए जो सूखी लकड़ी जो ड्राई फायरवुड उनका लाना पड़ता है, रात के खाने के लिए लोकल नदी से जो फिश पकड़ना, या सिंपल फीवर ठीक करने के लिए ट्रेडिशनल वाइल्ड जो मेडिकल हर्ब्स रहते हैं, जड़ी बूटियाँ, उनको लाना। सो बिना बेचे वो खुद ही यूज़ करते हैं। Now, productive use value. So, this refers to products derived from biodiversity that are commercially processed, packaged, and sold in national and international markets for high economic profits. Nature is a giant raw material factory. Examples include animals' hides processed into expensive leather jackets, silkworms providing luxurious silk for saris, massive trees crushed into paper pulp for books, and rare animal parts like musk or ivory, though illegal today. So, modern pharmaceutical companies also make billions of dollars selling medicines that were originally discovered in wild forest. Now, बेसिकली इसका मतलब क्या है जो प्रोडक्टिव यूज़ वैल्यू है। सो इसमें बेसिकली जो है ना बात इस बात की होती है कि ये जो है ना ये उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं जो बायोडाइवर्सिटी से निकलकर कमर्शियली प्रोसेस यानी पैकेज किया जाता है और नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में जो हाई इकोनॉमिक प्रॉफिट्स के लिए बेचा जाता है। सो नेचर एक जो है ना जाइंट रॉ मटेरियल फैक्ट्री है
एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे जो एक्सपेंसिव लेदर जैकेट्स के लिए एनिमल जो है, एनिमल्स के हाइट्स, और साड़ीज़ के लिए जो है लग्जरियस सिल्क देने वाले सिल्क वॉर्म्स, बुक्स के लिए जो है पेपर पल्प में क्रश होने वाले बड़े ट्रीज, और रेयर एनिमल पार्ट्स जैसे मस्क या आइवरी यानी हाथी दांत जो अब इलीगल है। सो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज उन मेडिसिन को जो है ना बेचकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती हैं, जो ओरिजिनली वाइल्ड फॉरेस्ट प्लांट्स में डिस्कवर हुई थी। नाउ सोशल एंड कल्चर वैल्यू। In many ancient cultures across the world, especially in India, biodiversity is deeply intertwined with religion, culture, and emotion. We don't just see nature as a resource, we see it as sacred. Millions of Indians worship holy plants like the tulsi and the giant peepal tree. Many animals like cows, monkeys, Hanuman, and elephants, Ganesha, hold deep religious significance and are protected out of cultural respect. In many villages, patches of dense forest are protected as sacred groves dedicated to local gods where no one is allowed to cut a single leaf. No. अब इसका एग्जाम्पल समझो, जैसे जो एक्सपेंसिव लेदर जैकेट्स के लिए इसमें जस्ट अ सेकंड गाइस, जो सोशल एंड कल्चरल वैल्यू में जो है ना, इसका मतलब ये है कि दुनिया का जो है ना कई एंसाइंड कल्चर्स, और ख़ासकर इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी डीपली रिलीजन जो धर्म होते हैं, कल्चर और इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ें। सो हम नेचर को जो है ना सिर्फ रिसोर्स नहीं मानते, इसको पवित्र भी मानते हैं, इसे सैक्रेड मानते हैं। सैक्रेड मतलब क्या होता है? पवित्र। जैसे मिलियंस इंडियंस जो है ना तुलसी और पीपल जैसे पेड़ों की पूजा करते हैं, और जैसे जो काउस हो गए, जो गाय हो गए, जो मंकी हो गया हनुमान जी से, और एलिफेंट्स हो गया गणेश जी से, इन जैसे एनिमल्स की कल्चर रिस्पेक्ट होती है और इन्हें बचाया जाता है। सो कई गांव में जो है ना जंगल के बड़े हिस्सों को सैक्रेड ग्रोव्स यानी पवित्र उपवन मानकर लोकल भगवान को डेडिकेट किया जाता है। जहां एक पत्ता काटना भी जो है ना अलाउ नहीं होता है। Now, aesthetic and recreational value. Nature provides immense peace and profound visual beauty to the human mind. The deep pleasure and relaxation we get from looking at a lush green valley, listening to a singing bird, or watching a majestic tiger walk through the grass is called aesthetic value. यानी इसका मतलब क्या है? जो नेचर जो है ना इंसान के दिमाग को इमेंस पीस यानी शांति देता है और प्रोफाउंड विजुअल ब्यूटी देता है। एक हरे भरे वैले को देखने के लिए, किसी बर्ड का गाना सुनने, या किसी टाइगर को जो है ना घास में चलते देखने से जो खुशी और रिलैक्सेशन मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? एस्थेटिक वैल्यू कहते हैं। This pure beauty drives the massive multi-billion dollar global ecotourism industry. People spend thousands of dollars to travel across the globe just to go on wildlife safaris, scuba dive in coral reefs और hike in national parks. So, इसके आगे का मतलब क्या है कि इस पूरे ब्यूटी की वजह से ही जो है ना मैसिव मल्टी बिलियन डॉलर जो है ग्लोबल इको टूरिज़्म इंडस्ट्री चलती है, जहाँ लोग जो है दुनिया भर में जो है ना ट्रैवल करके वाइल्ड लाइफ सफारीज, स्कूबा डाइविंग या जो है नेशनल पार्क्स में जो है ना हाइकिंग करने आते हैं। Now, ethical value. This is a moral argument. It teaches us that human beings are not the arrogant masters of the earth. Every single species, whether it is a beautiful peacock or an ugly dangerous spider, has an absolute inherent right to exist on this planet. They have been evolving here for millions of years. Just like us, we have no moral rights to destroy them just for our temporary economic greed. So, अब एथिकल वैल्यू में क्या आता है? ये जो ना ये एक मॉरल बोले तो नैतिक आर्ग्यूमेंट है। ये हमें सिखाता है कि इंसान अर्थ के एरोगेंट मास्टर्स यानी अहंकारी मालिक नहीं है। हर सिंगल स्पीसीज, चाहे वो खूबसूरत पीकॉक हो,
या एक अगली और डेंजरस मकड़ी बोले तो स्पाइडर हो, उसका जो है ना इस प्लेनेट पर एग्जिस्ट करने का एब्सोल्यूट और इनहेरेंट इनहेरेंट राइट बोले तो हक है। वो भी हमारी तरह जो है ना यहाँ मिलियंस ऑफ ईयर्स से इवॉल्व हो रहे हैं। अपने टेम्पररी इकोनॉमिक लालच ग्रीड के लिए जो है ना उन्हें डिस्ट्रॉय करने का हमेशा पास कोई मॉरल राइट नहीं है, हमारे पास कोई मॉरल राइट नहीं है। नाउ फोर्थ, and I think this is the last topic of this chapter probably. No, the fifth is the last topic of this chapter, so we have to discuss two more topic to complete this chapter. So fourth topic is ecosystem services, that means nature's free labor. Now, यानी जो है ना नेचर की मुफ्त सेवा क्या क्या हो सकती है, सो चलिए रीड करते हैं। Ecosystem services are the invisible, absolutely free, and life saving work that biodiversity does qualify in the background to keep human beings alive. We never receive a bill for these services, so we often ignore them. If biodiversity collapses, these free services will stop instantly, and human civilization will crash. The key ecosystem services are, तो सबसे पहले तो यहाँ तक समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सो बेसिकली जो इकोसिस्टम सर्विसेज जो है ना वो इनविजिबल, एब्सोल्युटली फ्री और लाइफ सेविंग काम है, जो बायोडाइवर्सिटी चुपचाप बैकग्राउंड में करके जो है ना ह्यूमंस को ज़िंदा रखती है। हमें इसका जो है ना कभी कोई बिल यानी पैसे का इनवॉइस नहीं मिलता, इसलिए हम इसको जो है इग्नोर कर देते हैं। सो अगर बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स यानी ख़त्म हो गई तो ये जो है ना फ्री सर्विसेज तुरंत रुक जाएंगी और ह्यूमन सिविलाइजेशन क्रैश हो जाएगा। नाउ द की इकोसिस्टम सर्विसेज आर, अब जो है इकोसिस्टम क्या क्या सर्विसेज देता है वो रीड करते हैं। सो सबसे पहला आ गया पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। सो दिस इज आर्ग्यूबली नेचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस। टाइनी इंसेक्ट्स लाइक bees, butterflies, and even bats fly from flower to flower, transferring microscopic pollen. Transferring microscopic pollen. Without this free pollination service, most of the world's agricultural food crops like apples, mangoes, almonds, and tomatoes would completely fail to produce any fruits or seeds. If bees go extinct, humans will face massive global starvation. So, pollination of crops का मतलब क्या है? ये जो है ना ये नेचर की जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विस है। यानी छोटे इंसेक्ट जो बीस और बटरफ्लाइज होते हैं और बैट्स हो गए, एक फूल से जो है दूसरे फूल तक जो है उड़कर माइक्रोस्कोपिक पॉलन जो है ट्रांसफ़र करते हैं। सो इस फ्री पॉलिनेशन सर्विस के बिना दुनिया की जो है ना ज़्यादातर एग्रीकल्चर फूड क्रॉप्स जैसे एप्पल्स हो गए, सो बेसिकली जो है ना जो फूल तक जो उड़कर जो वो माइक्रोस्कोपिक पॉलन ट्रांसफ़र करते हैं, सो इस फ्री पॉलिनेशन सर्विस के बिना जो है ना दुनिया की ज़्यादातर एग्रीकल्चर फूड क्रॉप्स जैसे एप्पल्स हो गए, मैंगोज़ हो गए, आलमंड्स हो गए और टोमेटोज़ हो गए, बिल्कुल जो है ना फ़ेल हो जाएँगी और फ्रूट्स या बीज पैदा नहीं करेंगी। सो अगर अगर जो है ना बीज जैसे जो मधुमक्खियाँ जो है ना एक्सटिंक्ट हो गई, तो ह्यूमंस को भयंकर ग्लोबल स्टारवेशन यानी भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। नाउ सेकंड सर्विस है नेचुरल वाटर प्योरिफिकेशन। So, we do not clean all the water on earth using machines. Natural wetlands, swamps, and deep forest soils act like giant biological water filters. They trap dangerous toxins, absorb heavy metals, and naturally clean the dirty water before it reaches our underground drinking aquifers. यानी इसका मतलब ये है कि जो ना हम अर्थ का सारा पानी जो है ना मशीन से साफ़ नहीं करते। नेचुरल वेटलैंड, स्वैम्स जो दलदल और डीप फॉरेस्ट सॉइल्स एक जाइंट बायोलॉजिकल वाटर फिल्टर की तरह जो है ना यहाँ पे काम करता है। और अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो है ना ये डेंजरस टॉक्सिन्स जो रहते हैं उन सबको ट्रैप करते हैं और हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो डर्टी वाटर को जो है ना हमारे अंडरग्राउंड ड्रिंकिंग एक्वीफायर्स तक पहुंचने से पहले ही जो है ना नेचुरली इसे क्लीन कर देते हैं। नाउ क्लाइमेट रेगुलेशन।
As mentioned before, massive forests and oceanic phytoplankton continuously regulate local temperatures and absorb massive amounts of carbon dioxide. This free service prevents extreme global warming. Now, what's the meaning of this? So, जो मैसिव फॉरेस्ट और ओसनिक फाइटोप्लैंक्टन होता है वो लगातार जो है ना लोकल टेम्परेचर्स को रेगुलेट करते हैं और मैसिव अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करते हैं। सो ये फ्री सर्विस जो है ना एक्सट्रीम ग्लोबल वार्मिंग को रोकता है। नाउ न्यूट्रिएंट साइकिल, डीकम्पोस्टर्स बैक्टीरिया एंड फंजाई constantly break down dead matter, turning that back into life by pushing essential nutrients like nitrogen and phosphorus back into the soil, keeping the earth fertile forever. So, नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? इसमें जो है ना जो नेक्स्ट सर्विस क्या है, जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है इसका, यानी डीकम्पोजर जो बैक्टीरिया और फंजाई जो ना लगातार डेड मैटर को जो ना ब्रेक डाउन करते हैं और उनमें से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन हो गए और फोस्फोरस हो गए वापस मिट्टी में डालकर जो है ना ज़मीन को हमेशा के लिए क्या कर देते हैं, फर्टाइल यानी उपजाऊ बनाते हैं। सो ये जो है डेथ को जो है ना वापस लाइफ में बदलने जैसा है। नाउ इंडिया अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन। अब हम फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। सो इंडिया मेगा डाइवर्सिटी नेशन मतलब इंडिया जो ना एक मेगा डाइवर्सिटी देश है। सो इंडिया इज़ अ वेरी स्पेशल कंट्री व्हेन इट कम्स टू नेचर। Even though India covers only about 2.4% of the world's total land area, it holds nearly 8% of all the recorded global species. Because of this incredible richness, India is recognized globally as one of the 17 mega diverse countries in the world. मतलब इसका मतलब ये है कि जो है ना नेचर के मामले में जो है ना इंडिया एक बहुत ही स्पेशल कंट्री है। और अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया जो है ना दुनिया का सिर्फ लगभग 2.4% लैंड एरिया कवर करता है, राइट। लेकिन यहाँ जो है ग्लोबली रिकॉर्डेड स्पीसीज़ की लगभग जो है ना 8% स्पीसीज़ कहाँ मिलती है, इंडिया में ही। सो इसी इनक्रेडिबल रिचनेस यानी अमीरी की वजह से इंडिया को जो है ना दुनिया का 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से ना एक माना जाता है। सो India has everything from the freezing snowy peaks of the Himalayas to the burning hot Thar Desert and the wet, dense tropical rainforest of the Western Ghats. Because of these varied climates, India is home to iconic animals like the Royal Bengal tiger, the Asian elephant, and the one horned rhinoceros। यानी इसका मतलब क्या है कि जो हिंदी इंडिया में जो ना हिमालयाज़ की फ्रीजिंग स्नोई पीक से लेकर बर्निंग हॉट थार डेजर्ट और वेस्टर्न घाट्स के जो वेट डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तक सब कुछ मौजूद है। सो इस वेराइड अलग अलग क्लाइमेट की वजह से इंडिया जो है रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट और वन हॉर्न्ड राइनासोरस, एक जो है ना एक सींग वाला जो गेंडा रहता है उसे वन हॉर्न्ड राइनासोरस कहते हैं। सो इन जैसे आइकनिक एनिमल्स का जो है ना घर है यहाँ पे। Furthermore, India is famous for endemism. An endemic species is a plant or animal that is found is in one specific geographic area and absolutely nowhere else on earth। यानी इंडिया जो है ना इसका जो एंडेनिज़्म की अगर बात करें तो इंडिया जो एंडेनिज़्म के लिए जो है ना फेमस है। यानी एक एंडेमिक स्पीसीज़ वो प्लांट या एनिमल होता है जो किसी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया में ही मिलता मिलता है और पूरी अर्थ पर और कहीं नहीं मिलता। एग्जाम्पल के लिए द लायन टेल्ड मका, अ टाइप ऑफ मंकी, इज स्ट्रिक्टली एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। If its forest in India is cut down, the species will vanish from the entire universe. Because of high endemism and high threat of destruction, regions like the Western Ghats and the Eastern Himalayas have been declared global biodiversity hotspot, meaning they require urgent and extreme protection from human preference interference. Now, अगर एग्जाम्पल की बात करें जो लायन टेल्ड मक्का रहता है यानी एक तरीके का ये बंदर होता है जो स्ट्रिक्टली कहाँ पे मिलता है, इंडिया के वेस्टर्न घाट्स के लिए एंडेमिक है ये। अगर इंडिया में जो ना उसके फॉरेस्ट काट दिए गए
तो वो स्पीसीज़ जो है ना पूरे यूनिवर्स से गायब हो जाएगा। और अगर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें, इसका मतलब ये है कि जहाँ हाई एंडेमिज़्म और डिस्ट्रक्शन के जो है ना जो थ्रेट की वजह से जो है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालय जैसे रीजन्स को जो है ना ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है। यानी इसका मतलब है कि इन जगहों को जो ना ह्यूमन इंटरफेरेंस से बचाने के लिए अर्जेंट और एक्सट्रीम प्रोटेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत है। सो दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना चैप्टर 6 होता है ख़त्म। अब हम अपने इस चैप्टर 7 पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है एनर्जी रिसोर्सेस। नाउ अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 7 एनर्जी रिसोर्सेज पर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन टू पावर ऑफ एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी की जो अहमियत है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी इज़ द एब्सोल्यूट ड्राइविंग फोर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन। If we look around us, everything that makes our modern life comfortable requires energy. We need energy to cook our daily food, to light up our homes at night, to pump drinking water from the ground, to run giant machines in industrial factories, and to fuel our cars, trains, and aeroplanes. मतलब जो है ना, सबसे पहले जो है ना, जो मॉडर्न लाइफ एनर्जी के जो है ना, मॉडर्न लाइफ जो भी है, एनर्जी के बिना ये पूरा ज़ीरो है। सबसे पहले अगर हम बात करें एनर्जी के बारे में, सो एनर्जी जो है ना, हमारी जो मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन जो भी है, उनकी सभ्यता का जो ना एब्सोल्यूट ड्राइविंग फोर्स है। यानी जो एनर्जी हमारी मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए जो है ना एब्सोल्यूट ड्राइविंग फोर्सेस है, यानी एनर्जी के बिना हम चल ही नहीं सकते। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारी जो मॉडर्न लाइफ को जो आरामदायक यानी जो कंफर्टेबल बनाने वाली हर चीज़ के लिए जो है ना एनर्जी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, हमें जैसे अपना डेली खाना पकाने, रात के घरों में जो है लाइट जलाने, ज़मीन से पीने का पानी पंप करने, फैक्ट्रीज़ में जो है जाइंट मशीन चलाने, और हमारी कार्स, ट्रेन्स और एरोप्लेन्स को जो है फ्यूल देने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। Thousands of years ago, human beings only used the energy of their own muscles and the muscles of domestic animals like horses and oxen. Later, they discovered fire by burning wood. However, with the arrival of the Industrial Revolution in the 18th century, everything changed. Humans invented massive steam engines and began digging deep into the earth for coal and oil. Today, because the global human population is exploding and developing countries are rapidly building new cities, the global demand for energy is skyrocketing at an alarming, almost uncontrollable rate. यानी जो है ना, हज़ारों साल पहले इंसान सिर्फ अपनी मसल्स जो मांसपेशियाँ होती है और डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे घोड़े और बैल हो गए, इन सब की जो है ना एनर्जी पर डिपेंड करते थे। बाद में जो है उन्होंने लकड़ी जलाकर जो आग जो फायर डिस्कवर किया। फिर बिग चेंजेस क्या क्या आए, जो 18 सेंचुरी में जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो औद्योगिक क्रांति आने पर जो है ना सब कुछ बदल गया। यानी कि जो इंसानों ने जो है ना मैसिव स्टीम इंजन्स बनाए, और जैसे जो कोल होता है, जो कोयला कहते हैं ना आप, और ऑयल के लिए ज़मीन के लिए जो अंदर गहरा खोदना शुरू किया। अब जो करंट क्राइसिस की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब यही कि जो आज जो है ना, क्योंकि ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन जो है ना एक्सप्लोड हो रही है, यानी तेज़ी से बढ़ रही है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है लगातार नई सिटीज़ बना रहे हैं, तो इसलिए जो है पूरी दुनिया में जो है ना एनर्जी की डिमांड एक अलार्मिंग और अनकंट्रोलेबल बेकाबू रेट से बढ़ रही है। नाउ सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कन्वेंशनल। सो बेसिकली यानी ख़त्म होने वाली जो एनर्जी है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड एनर्जी, we must divide it into two categories. The first is non renewable energy. The word non renewable simply means that these resources are these resources are strictly limited in quantity. Once we burn them and use them up, they are destroyed and gone forever.
Nature cannot remake them within a human lifetime because they take millions of years to form deep underground under extreme pressure and heat. सो यानी जो ना एनर्जी को समझने के लिए जो है ना हमें इसे दो कैटेगरीज में बांटना होगा। पहला होगा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। सो अगर मैं आपको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का अगर सिंपल मतलब बताऊं, सो बेसिकली ये रिसोर्सेज को जो है ना स्ट्रिक्टली लिमिटेड क्वांटिटी में करता है। यानी एक बार हमने जो है ना इन्हें जलाकर यूज़ कर लिया तो ये हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। और नेचर जो है इन्हें एक इंसान की ज़िंदगी जो है ना ह्यूमन लाइफ टाइम में दोबारा नहीं बना सकती, क्योंकि इन्हें जो है ना डीप अंडरग्राउंड एक्सट्रीम प्रेशर और हीट में बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। नाउ सेकंड है, सॉरी, फर्स्ट पार्ट अब हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स यानी कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो fossil fuels are currently the most dominant source of energy in the world, running more than 80% of the global economy। यानी जो फॉसिल फ्यूल्स है ना आज की दुनिया में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, जो ग्लोबल इकोनॉमी का 80% से ज़्यादा हिस्सा चलाते हैं। सो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। सो कोल में बेसिकली क्या होता है? Coal is a hard, black rock formed from the crushed, fossilized remains of ancient dense forest and giant plants that died millions of years ago. It's heavily burned in massive thermal power plants to boil water, create steam, and generate electricity. However, coal is the dirtiest of all fuels. Now, जो है ना जो कोयला होता है अपना ये कोयला जो है ना अपना एक हार्ड टाइप का एक ब्लैक रॉक है, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मरे हुए जो घने जंगलों और जाइंट, यानी इसका मतलब ये है कि जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो है ना मरे हुए जो भी घने जंगलों और जाइंट प्लांट्स के जो क्रस्ड जो दबे हुए हैं, यानी उस वही जो है ना फॉसिलाइज्ड रिमेन से बनता है। यानी इसे मैसिव थर्मल पावर प्लांट्स में पानी उबालने, स्टीम यानी भाप के लिए बनाने और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हैविली जलाया जाता है। लेकिन कोयला जो है ना सबसे डर्टीएस्ट यानी गंदा फ्यूल है। नाउ पेट्रोलियम बोले तो क्रूड ऑयल्स, also known as liquid gold. It was formed from microscopic marine animals like plants that died and sank to the bottom of ancient oceans. We refine thick crude oil to produce petrol, diesel, and aviation fuel, which power almost all the world's transportation systems. यानी जो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल जो है ना इसे हम लिक्विड गोल्ड यानी तरल सोना भी कहते हैं। सो ये जो है ना उन माइक्रोस्कोपिक मेरीन एनिमल्स और प्लांट से बना है जो मर कर जो है ना एनसाइंट यानी ओशन ओशन के जो है ना एनसाइंट ओशन के बॉटम में डूब गए थे। हम इसे जो है ना गाढ़े यानी थिक क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल बनाते हैं, जो दुनिया के जो है अलग अलग सारे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स है उन सबको हमें चलाने में ये काम आता है। नाउ नेचुरल गैस क्या होता है? Usually found trapped underground above oil deposits, it is most composed of methane. We use it as compressed natural gas (CNG) for vehicles and piped natural gas (PNG) for cooking in our kitchen, so because it burns slightly cleaner than coal and oil. नाउ नेचुरल गैस क्या होता है? ये आमतौर पर अंडरग्राउंड ऑयल डिपॉजिट्स के ठीक ऊपर मिलती है। इसमें मोस्टली मीथेन गैस होती है। हम इसे जो ना व्हीकल्स के लिए कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो अपनी सीएनजी होती है और किचन्स में जो कुकिंग के लिए जो पाइप्ड नेचुरल गैस जो पीएनजी के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है कोल और ऑयल के कंपैरिजन में थोड़ा क्लीनर यानी साफ जलता है। नाउ द कैटास्ट्रॉफिक प्रॉब्लम्स विद फॉसिल फ्यूल्स। Burning fossil fuels is the number one cause of global environment destruction today. When we burn coal and oil, they release massive deadly amounts of toxic smoke containing sulfur dioxide, which causes acid rain, and carbon monoxide, which causes lung cancer.
Most dangerously, they release billions of tons of carbon dioxide CO2. CO2 is a greenhouse gas that traps the sun's heat, leading to severe global warming and climate change, which is melting glaciers and causing super cyclones. Now, catastrophic problems with fossil fuels का मतलब क्या होता है? इन फॉसिल फ्यूल्स को जो है ना जलाना आज ग्लोबल एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का नंबर वन रीज़न है। यानी इन्हें जलाने से जो सल्फर डाइऑक्साइड जिससे एसिड रेन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिससे जो लंग कैंसर होता है, इन जैसे डेडली और टॉक्सिक स्मोक निकलते हैं। सबसे खतरनाक बात ये है कि ये जो है ना बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 रिलीज करते हैं। सो CO2 जो है ना एक ग्रीन हाउस गैस है जो सन की हीट को जो है ना ट्रैप करती है, जिसकी वजह से क्या होता है सीवर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इससे ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं और सुपर साइक्लोन्स वो भी आ रहे हैं। नाउ न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड यूजिंग हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी that splits the atoms of radioactive heavy metals, primarily uranium. This process is called nuclear fission. Nuclear energy is incredibly powerful. A single handful of uranium pellets can generate as much electricity as thousands of tons of burning coal. Furthermore, nuclear power plants do not have chimneys. They do not release any smoke or carbon dioxide, making them seemingly good for global warming. यानी न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना बहुत हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी से बनती है, जिसमें रेडियो एक्टिव हैवी मेटल जैसे जो प्राइमरली कौन कौन से होते हैं, यूरेनियम हो गया, इन सब के एटम्स को जो ना स्प्लिट किया जाता है यानी तोड़ा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। सो इनके अगर बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये इनक्रेडिबली जो है ना पावरफुल है। यानी जो है ना मुट्ठी भरा सिंगल हैंडफुल यूरेनियम पैलेट जो है ना इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं जितनी हज़ारों टन कोल्स जो है जलाने से बनती है। इसके अलावा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो चिमनीस नहीं होती हैं, ये कोई जो है धुआं बोले तो स्मोक या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं करते हैं, इसलिए ये जो है ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए अच्छे लगते हैं। अगर डार्क साइड की बात करें, सो डार्क साइड में जो है ना न्यूक्लियर एनर्जी में क्या आ जाएगा, इसका जो है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम डार्क साइड में करें, सबसे बड़ा यानी प्रॉब्लम एक्सट्रीम डेंजर खतरा है। जब एटम जो है ना टूटते हैं तो वो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है ना पीछे छोड़ते हैं। ये वेस्ट हाईली लेथल यानी जलने वाला है। इसको इसको जो है ना छूने या इसके पास होने से जो है ना तुरंत जेनेटिक म्यूटेशंस, सीवर रेडिएशन, पॉइजनिंग और कैंसर हो जाता है। तो ये वेस्ट जो है ना हज़ारों साल तक टॉक्सिक रहता है और इसे डिस्पोज यानी ख़त्म करने के लिए जो है ना अभी तक कोई परफेक्टली सेफ तरीका नहीं है। और अगर न्यूक्लियर मेल्टडाउन की बात करें, जैसे अगर प्लांट्स में जो है मैकेनिकल फेलियर या अर्थक्वेक जैसे भूकंप आ जाए तो क्या होगा, रिएक्टर एक न्यूक्लियर मेल्टडाउन में जो एक्सप्लोड हो सकता है। यानी जो चेरनोबिल जो है ना 1986 और जो फुकुशिमा 2011 के जो है ना डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स ने जो है कहाँ कहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट, चेरनोबिल 1986 में और फुकुशिमा में 2011 में, वहाँ पर जो है डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स हुआ था। इसने पूरी सिटीज़ को जो है ना पॉइज़न कर दिया था, जिससे वहाँ इंसानों का रहना सदियों के लिए जो है ना नामुमकिन हो गया था। नाउ थर्ड पॉइंट, सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट एंड द probably yes and the last third and fourth point are remaining of this chapter, so let's discuss. अब बात करते हैं रिन्यूएबल जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होता है, यानी जो क्लीन ग्रीन एनर्जी जिसे हम कहते हैं। सो बेसिकली जो है ना टू सेव आवर प्लेनेट फ्रॉम द डेडली पॉल्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स द वर्ल्ड इज डेस्परेटली ट्राइंग टू शिफ्ट टुवार्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। यानी फॉसिल फ्यूल्स के डेडली पॉल्यूशन से जो है ना प्लेनेट को बचाने के लिए दुनिया अब जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने से डेस्परेट कोशिश कर रही है। यानी ये अर्थ द्वारा जो है ना दिए गए इनफाइनाइट यानी कभी ना ख़त्म होने वाले फ्री नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और ये कॉन्टीन्यूसली खुद को जो है ना रेप्लेनिश यानी रिफ़िल कर लेते हैं, क्योंकि इनमें से जो है स्मोक या ग्रीन हाउस गैसेस नहीं निकलते। ये क्लीन या ग्रीन एंड इसे हम कहते हैं क्लीन या ग्रीन एनर्जी कहते हैं। सो सबसे पहला आ जाएगा अपना सोलर एनर्जी, यानी जो है सौर ऊर्जा का यूज़ करके हम जो ये करते हैं, यानी
और जैसे जो सन हो गया, जो सन सोलर सिस्टम का जो है ना अल्टीमेट यानी अनलिमिटेड पावर हाउस है, यानी हर दिन जो है सन अर्थ पर इतनी एनर्जी देता है जिससे इंसान जो है ना कभी पूरी तरह से उसे यूज़ नहीं कर सकते। सो इसको जो है ना फ्री एनर्जी का फोटो वोल्टेइक यानी पीवी सोलर पैनल्स के जरिए कैप्चर्स करते हैं। सो घर की छतों, रूफ टॉप्स या जाइंट डेजर्ट सोलर फार्म्स में जो है ना लगे ये पैनल्स मैजिकली प्योर सनलाइट को जो है ना सीधा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये कम्प्लीटली साइलेंट, 100% क्लीन और इंडिया जैसी हॉट कंट्रीज़ में हाईली अबंडेंट यानी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। देन वाइंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, यानी फास्ट मूविंग हवा, जो वाइंड में जो है ना मैसिव काइनेटिक एनर्जी होता है। सो ह्यूमंस इस एनर्जी को पकड़ने के लिए जो ना ओपन प्लेन्स, हाई हिल्स या कोस्टल बीचेस पर जो है जाइंट टावरिंग वाइंड टर्बिन जो वाइंड मिल से लगाते हैं, जहाँ हवा तेज चलती है। जब जब हवा इन मैसिव ब्लेड से टकराती है तो वो जो है ना घूमने लगती है। सो इस स्पिनिंग मोशन से क्या होता है, मैकेनिकल जनरेटर जो है ना घूमता है और इससे क्या होता है, इंस्टेंटली क्लीन इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। देन हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसमें क्या होता है, पानी से बिजली बनाना। जैसे ये टेक्नोलॉजी गिरती हुई जो पानी की जो है इमेंस फिजिकल पावर पर जो है ना डिपेंड करती है। यानी गवर्नमेंट जो है फास्ट फ्लोइंग माउंटेन रिवर्स पर जो है ना मैसिव थिक कंक्रीट डैम्स यानी बांध बनाती है। सो डैम जो है नदी को रोक कर जो है ना एक जाइंट आर्टिफिशियल लेक बना देता है। जब इस रोके गए पानी को जो है ना छोटे गेट से रिलीज किया जाता है तो ये एक्सट्रीम फोर्स के साथ जो है ना ह्यूज मैकेनिकल टरबाइंस पर गिरता है। इससे क्या होता है, अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब प्रॉब्लम्स पे आते हैं। प्रॉब्लम से क्या है, बेसिकली जो बिजली जो है ना भले ही क्लीन हो पर मेगा डैम्स बनाने के लिए पूरी वैलीज जो घाटियाँ होती है, जो पूरी वैलीज को जो है ना पानी से डुबाना पड़ता है। इससे जो है मिलियंस ऑफ ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हज़ारों पुअर ट्राइबर विलेजर्स को जो है ना अपने पुरखों के घर छोड़ने पड़ते हैं, जिससे एक बड़ा सोशल क्राइसिस पैदा होता है। देन बायोमास एंड बायोगैस एनर्जी, इसमें क्या होता है, ये जो है ना रूरल विलेजेस जैसे गांव के लिए एक ब्रिलियंट और सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। यानी बायोमास का मतलब कोई भी ऑर्गेनिक प्लांट या एनिमल जो है ना मटेरियल है, यानी सीधा सूखी लकड़ी जलाने जिससे जंगल जो है ना काटते हैं और आँख खराब करने वाले जो धुआं होते हैं, उनके बजाय विलेजर जो है ना एग्रीकल्चर क्रॉप वेस्ट ड्राई और काऊ डंग जो गोबर रहता है उनको इकट्ठा करते हैं। सो वो इस वेस्ट को जो है ना पानी के साथ एक सील्ड अंडरग्राउंड ब्रिक टैंक में जो है ना मिक्स करते हैं, जिससे क्या होता है, बायोगैस डिजास्टर कहते हैं हम जिसे। सो जब ये वेस्ट जो है ना ऑक्सीजन के बिना नेचुरली जो है ना रोटा या फर्मेंट होता है तो ये एक क्लीन बर्निंग मीथेन गैस यानी बायोगैस प्रोड्यूस करता है। सो विलेजर्स जो है इस गैस को जो है ना पाइप्स के जरिए डायरेक्ट किचन में जो है ना स्मोकलेस कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। सो बचा हुआ सादा जो रॉटेड स्लरी उनके खेतों के लिए जो एक्सेलेंट हाईली फर्टाइल ऑर्गेनिक मैन्योर जो खाद होता है वो बन जाता है। सो यस गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ना जियो थर्मल एनर्जी, यानी जियो का मतलब क्या होता है अर्थ और थर्मल का मतलब क्या होता है हीट। यानी अर्थ की क्रस्ट की जो है ना एक बहुत डीप अंदर कोर बॉइलिंग हॉट मैग्मा से भरा हुआ है। यानी कुछ स्पेसिफिक जगहों पर जो है ना ये एक्सट्रीम नेचुरल हीट सरफेस के करीब जो है ना आ जाती है और अंडरग्राउंड पानी को उबाल देती है। सो हम इस हाई प्रेशर नेचुरल स्टीम को जो है ना भाप को कैप्चर करने के लिए डीप पाइप्स ड्रिल्स करते हैं और उस हीट से सरफेस पर इलेक्ट्रिकल टर्बाइंस चलाते हैं। Now, the urgent need for energy conservation. The urgent need for energy conservation. सो एनर्जी बचाना क्यों ज़रूरी है। सो बेसिकली जो है ना हम चाहे कितनी भी सोलर पैनल्स या विंड मिल्स बना लें, हमारा फ्यूचर जो है ना सर्वाइवल पूरी तरह इस एनर्जी कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है। सो सबसे पहला आ जाता है अपना एनर्जी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का पहले मतलब समझो क्या होता है। इसका सिंपल मतलब यही है कि एनर्जी को सेव करना, यानी उसकी जो ना बर्बादी को रोकना। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसमें एवरी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेव्ड इन अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। इसका मतलब क्या है, बिजली की जो ना एक यूनिट बचाना बिजली की एक यूनिट बनाने के बराबर है, राइट। सो देन सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल में बात करते हैं। सो एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट और सिटीजन होने के नाते हमें जो है ना सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल अपनानी चाहिए। खाली जो है ना कमरे से निकलते वक्त हमें एक्टिवली लाइट्स फैंस और एसी टर्न ऑफ जो है ना बंद करने चाहिए, जिससे पुराने पावर जो हंगरी बल्ब्स की जगह हमें एनर्जी एफिशिएंट एलईडी बल्ब्स यूज़ करने चाहिए। देन ट्रांसपोर्ट, यानी हर किसी के जो है ना
देन ट्रांसपोर्ट पे आ जाते हैं। यानी हर किसी के अपनी प्राइवेट पेट्रोल कार चलाने के बजाय हमें जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस और मेट्रो ट्रेन्स उसे उसका यूज़ करना चाहिए, या शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए सिर्फ बाईसाइकिल चलानी चाहिए। तो कंक्लूज़न यही है गाइस, अगर मैं आपको बताऊं, अगर हमने आज अपनी एक्सट्रीम एनर्जी ग्रीड यानी एक्सट्रीम एनर्जी के लालच को कंट्रोल नहीं किया, तो कल हमारी सिटीज़ जो है ना परमानेंट डार्कनेस यानी अंधेरे में डूब जाएगी, और हमारे प्लेनेट सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना चैप्टर 7 होता है कंप्लीट। सो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम शुरू करेंगे चैप्टर 8 बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन। सो यस गाइस, आई थिंक इट्स ऑल इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।